हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदिवाइट ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि भरतिया और आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। रिसेंटली हमने रिप्रोडक्शन का पार्ट 1 जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया था, हम डिस्कस कर चुके हैं। सो टुडे वी स्टार्टेड इन द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। अगर हम चैप्टर नंबर 1 यूनिट 6 और क्लास 12 एनसीईआरटी की बात करें तो हमें आज पार्ट 2 इसमें डिस्कस करना है जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में 1.1 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और 1.2 इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया था, जिसमें हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में अलग अलग समराइज करके हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस किया है। हमने बर्डिंग्स देखा, बाइनरी फिजन देखा, सेल डिवीज़न मेथड देखा। अब बारी बारी से अगर हम बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हम आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें करेंगे, बट बात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखे थे हमने वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स के इन ऑर्गेनिज्म लाइक आई ऑफ द पोटैटोस। अब आई ऑफ द पोटैटोस लाइक दैट हम देख रहे हैं इसमें। अगर हम आई ऑफ द पोटैटोस की बात करें, अगर हम स्टेम मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमें नॉर्मल जो वाइट पोटैटो होता है उसके अंदर मिलेगा, और अगर हम रूट मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमें स्वीट पोटैटो में इजीली रूट मॉडिफिकेशन मिलेगा। सेकेंडरी चीज़ अगर हम जिंजर में देखें तो जिंजर में हमें बर्ड्स, नोट्स और एडवेंटिशियस रूट मिलेगी। एडवेंटिशियस रूट जो है ये सेकेंडरी रूट्स हैं। लाइक हमारे पास रूट सिस्टम में हमने देखा था प्राइमरी रूट सिस्टम अलग होता है। प्राइमरी रूट जो है वो सेकेंडरी रूट बनाती है, सेकेंडरी रूट से टर्शियरी रूट बनती है, और उसके बाद उसके माइन्यूट ब्रांचेस बनते हैं जो एक नोड से जर्मिनेट होते हैं। बट हमें बर्डिंग सिस्टम देखना तो हमें बर्ड्स किस में मिल सकती है? हमें बर्ड्स मिल सकती है जिंजर में, आइज मिल सकते हैं हमें पोटैटो में। और अगर हम ब्रायोफाइलम की बात करें तो ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स होती है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को, या हम बोल सकते हैं एक न्यू प्लांट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। नेक्स्ट अगर हम वाटर हाइसिंथ की बात करें तो वाटर हाइसिंथ के अंदर भी हमें सबसे इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए हम वाटर हाइसिंथ का एक ऑफसेट कट करके हम उसे कट करके लगा सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं उस वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। अगर मैं कुछ फंगी की बात करूं या एल्गे की बात करूं, दे हैव अ स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर लाइक दैट। हमने 1.3 फिगर में देखा था कि अगर हम फंगी की बात करें, किंगडम फंगी की बात करें या एल्गे की बात करें, तो उनके पास एक स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिन स्ट्रक्चर्स को हम ज़ूस्पोर्स के नाम से जानते हैं। अगर हम उसे माइक्रोस्कोपिकली देखें तो वो मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स मूव करते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह। अगर हम अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें जैसे कोनिडिया हमें इजीली पेनिसिलियम में मिल जाएगा। कोनिडिया पेनिसिलियम के अंदर हमें एक पॉइजनस नेचर की तरह मिलता है, तो हमें ये भी याद रखना है कि किस तरीके से पॉइजनस बिहेवियर या नेचर पेनिसिलिन के अंदर हमें मिलता है। अगर हम बर्ड्स में की बात करें तो हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में बर्ड्स हमें हाइड्रा में मिलेगी। अगर हम जेम्यूल्स की बात करें तो जेम्यूल हमें स्पॉन्ज में मिलेंगे। सो दिस ऑल अबाउट द एनिमल्स एंड दे आर द सिंपल ऑर्गेनिजम्स, दे हैव एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनएम्बाइगसली हम बोल सकते हैं। सो इन प्लांट्स द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज फ्रिक्वेंट यूज्ड, हम बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंट यूज होता है प्लांट के अंदर। अगर हम यूनिट देखें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की तो हमें याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नीट यूजी 2015 में जब मैंने दी थी, जब मैंने देखा था कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रनर, राइजोम, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट और बल्ब के फॉर्म में कुछ नए नए ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं। दिस ऑल आर द यूनिट इंक्लूडेड इन द वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, तो हमें वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स के अंदर मिलेगा। नाउ we discussed today is that obviously since the formation of this structure does not involve two parents, the process involved is asexual. In some organisms, if the body breaks into the distinct pieces is the fragments, each fragment grows into an adult capable of the producing offsprings like the hydra
It is also a mode of the asexual reproduction is called the fragmentation. अगर मैं डिस्टिंक्ट फ्रेगमेंटेशन की बात करूं तो मुझे फ्रेगमेंटेशन या ऑफ स्प्रिंग में फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करूं मैं, तो मुझे फ्रेगमेंटेशन का एक बहुत ही अच्छा इजी प्रोसेस मिलेगा जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ये पार्ट है. नाउ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कर्रेज ऑफ द वाटर बॉडीज और दी अबाउट द टेरर ऑफ बंगाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि हमने अगर वाटर बॉडीज़ का अगर बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए तो हमने जैसा देखा था कि बंगाल में जिस तरीके से महामारी आई थी, वहाँ पर टेरर ऑफ बंगाल की महामारी आई थी जिसे हमने टेरर ऑफ बंगाल बोला. दिस इज नथिंग बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ विच इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव weeds फाउंड growing wherever there is an standing waters. अगर मैं इस वाटर हाइसिंथ या वाटर बॉडीज की बात करूं तो मुझे इस वाटर बॉडीज के अंदर एक इन्वेसिव वीड्स मतलब अनवांटेड ग्रोथ, हमने देखा था कि वीड्स क्या होती है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट, हम बोल सकते हैं अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द ग्रासेस या प्लांट्स जो इन्वेसिव वीड्स की तरह काम करती है. मीन्स अगर वाटर के अंदर बहुत सारे अगर ऐसे कुछ हम बोल सकते हैं कि प्लांट या ग्रो करते हैं या प्लांट बॉडीज ग्रो करती हैं, तो ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन को ड्रेन कर देती है वाटर के अंदर और इससे जो फिश वहाँ पर रहती है वो क्या हो जाती है, मर जाती हैं. तो जितना ऑक्सीजन कंजप्शन रहेगा इन प्लांट्स का उतनी फिशेस क्या होती जाएंगी, वहाँ पर कम होती जाएगी. और हम इसके बारे में चैप्टर नंबर 13 और 14 में भी एक बार डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर अलग अलग फ्लावर्स, अलग अलग लीव्स जो हैं, शेप ऑफ द लीव्स के भी बिहाफ पर दिया हुआ है. सो since it can propagate vegetatively at a phenomenal rate and spread all over the water bodies in a short period of time, it is very difficult to get rid of them. मीन्स अलग अलग शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में किस तरीके से हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से डिफिकल्टी गई हम देखेंगे. अगर हम पोटैटो की बात करें, शुगर केन, बनाना, जिंजर, दहलिया और अगर हम इन सभी की कल्टीवेशन की बात करें तो कुछ स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर. हमें कुछ इंपॉर्टेंट और छोटे प्लांट्स अगर हमें ग्रो करने हैं तो हमें आई ऑफ द पोटैटो, हम बोल सकते हैं कि पोटैटो की आई जो रहती है व्हाइट कलर की, वो हम ग्रो कर सकते हैं, उससे हम ट्यूबर बना सकते हैं फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना. और बनाना के राइजोम्स की हेल्प से हम बनाना को ग्रो कर सकते हैं. अगर मैं जिंजर की बात करूं तो जैसा कि हमने देखा था जिंजर में हमें याद रखना, क्वेश्चन मार्क है इसमें, तो हमें याद रखना कि जिंजर में एडवेंटिशियस रूट हमने देखी है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स देखी हमने, एडवेंटिशियस रूट देखी है जो यूज करेंगे हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ जिंजर में. Now, when you carefully try to determine the site of the origin of a new plantlets in the plants listed above, you will notice that the invariable arises from the nodes present in the modified stems of these plants. When the nodes come in contact with the damp soil or water, they produce roots and new plants. Similarly, adventitious buds arise from the notches प्रेजेंट एट मार्जिन्स ऑफ द लीव्स इन द ब्रायोफाइलम. अगर हम कुछ सॉइल जो कुछ ऐसी सॉइल जो वाटर के अंदर धसी रहती है, अगर उनके कांटेक्ट में किसी भी तरीके की नोट्स आती है, एडवेंटिशियस बर्ड्स आती है, तो वो क्या करती है, वह आगे जाके उन नोचेस पे क्या करेगी, एक नए नए प्लांट्स को या मार्जिनल प्लांट्स को क्या करेगी, वहाँ पर वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराएगी. अगर हम प्रोपगेशन की बात करें तो ब्रायोफाइलम में हमें लीव्स ऑफ द नोचेस हमें बहुत अच्छे से मिलेगा. ये एबिलिटी होती है fully exploited by the gardeners and the farmers for the commercial propagation of such plant. ये इनकी एबिलिटी से जो फार्मर्स, गार्डनर्स और अलग अलग कमर्शियल के लोग जो रहते हैं, ये इनका यूज़ करके एक नए प्लांट को बनाने में इनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मेथड से बहुत ही ज़्यादा इजीली और बहुत ही ज़्यादा सिंपल मेथड बन जाता है. अगर मैं सिंपल ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, मीन्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूँ, तो हमें एल्गी, फंगी और ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे सेक्सुअल मेथड की तरफ ये बढ़ते गए. अब सेक्सुअल मेथड की बात है तो हमें पता रखना है कि ये किस तरीके से अलग अलग एडवर्स कंडीशन में अपने आप को एक सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव
इनेबल्स बनाने के लिए किस तरीके से ये सर्वाइव करते हैं। दे सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। व्हाई इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंडीशन हमेशा फेवरेबल कंडीशंस में बनती है। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो ये वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड्स की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय द हायर प्लांट्स। ऑन द अदर हैंड ऑन सेक्सुअल मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल। तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द एनिमल में मिलेगा क्योंकि इनकी कंडीशन क्या हो सकती है, फेवर्ड रहती है, फेवर्ड कंडीशन मिलती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें फेवर्ड मिलता है। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। वी टॉक अबाउट टुडेज 1.2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आइदर बी द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। अब बात हमें याद रखनी है, अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट आ जाएगा, और अगर हम मेल गैमेट की बात करें तो वह मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स होना इसमें इम्पॉर्टेंट है। These gametes fuse to form the zygote which develops to form the new organism। मीन्स अगर गैमेट्स फ्यूज होते हैं और उससे जायगोट फॉर्म होता है तो उससे एक नया ऑफस्प्रिंग या हम बोल सकते हैं न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इट इज एन इलेबोरेट कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कम्पेयर टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेरिजन में बहुत ही स्लो और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स्ट द देमसेल्व्स। अब हमें याद रखना, क्योंकि फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट्स क्या निकलते हैं, ऑफस्प्रिंग। लेकिन नॉट आइडेंटिकल, हम बोल सकते हैं पेरेंट्स की कॉपी या हम बोल सकते हैं पेरेंट्स के क्लोन कभी भी ऑफस्प्रिंग नहीं बनते हैं। वाई, ये हमें एक ये यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, क्यों? हम इसका आंसर हेरिडिटरी एंड दी जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी वेरिएशन में हम देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जब हम करेंगे, नेक्स्ट यूनिट करेंगे, तब वहाँ पर हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है और किस तरीके से हेरिडिटरी जो है एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है with the form of the gene. Now, a study of diverse organisms like plants, animals or fungi show that though they differ to greatly in the external morphological and internal structure। अगर हम दूसरा ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि प्लांट, एनिमल, फंजाई, इनमें अलग अलग एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर की बात यहाँ पर ये हो रही है। अगर हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल देखें, अगर मान लो मैं प्लांट के अंदर देखूँ तो प्लांट की लीव्स हो गई, हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल हम कैसे उसे देखेंगे, प्लांट्स की लीफ हो गई, लीफ की कलर्स हो गया, वेरीगेटेड है, ये डार्क ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। सेम एज फ्लावर्स हो गया, फ्लावर्स का कलर हो गया। हमने जैसा हम देखेंगे अभी कि 7 कैरेक्टर्स हम अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव जॉर्ज मेंडल्स के अकॉर्डिंग हम जेनेटिक्स में भी देखेंगे कि किस तरीके से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर वहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश करे थे और किस तरीके से उन्होंने वहाँ पर उसे समराइज किया था। अब अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें या फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें या मॉर्फोलॉजिकल, ये सारे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से क्या हो जाएंगे, सिमिलर होंगे। हम बोल सकते हैं कि दिस इज द सरप्राइजिंगली दे आर द सिमिलर पैटर्न। लेट अस फर्स्ट डिस्कस। सो हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं व्हाई, क्यों ये सिमिलर है। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ द ग्रोथ एंड द मैच्योरिटी देयर लाइफ। अगर हम सभी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सभी ऑर्गेनिज्म लाइक हम बात करें फंजाई की करें, एल्गे की करें, प्लांट की करें और आइदर भी एनिमल, सभी का एक ग्रोथ टाइम फिक्स है, एक मैच्योरिटी टाइम फिक्स है। बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, जब तक ये रिप्रोड्यूस सेक्शुअली नहीं होते तब तक की बात कर रहे हैं हम। इस पीरियड को हम क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज। जब तक सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं जब तक हम जुवेनाइल फेज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, जुवेनाइल फेज इंपॉर्टेंट है। बहुत बार नीट यूजी में पूछा गया व्हाट इज जुवेनाइल फेज, तो हमें पता होना चाहिए दोज ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद दी सेक्सुअली, हम तब तक हम उन्हें जुवेनाइल फेज में रखेंगे। और इसी फेज को हम वेजिटेटिव फेज प्लांट के अंदर कहते हैं। और अलग अलग ड्यूरेशन में, अलग अलग स्पीशीज में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये टाइम के हिसाब से प्रोसेस चेंज होती रहती है।
But at the end of the juvenile or vegetative phase, which marks the beginning of the reproductive phase, can be seen easily in the higher plants when they come to the flower. अगर हम end of the juvenile phase देखें या vegetative phase देखें तो beginning of the reproductive phase की बात करते हैं हम. जब हायर प्लांट्स में कौन कौन से आ जाएंगे? सबसे पहले हायर प्लांट्स में सबसे इंपॉर्टेंट एंजियोस्पर्म, उससे छोटे जिम्नोस्पर्म जिसके अंदर साइकस पाइनस आते हैं, और उनसे छोटे टेरिडोफाइट्स, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर लोफाइट्स. ऐसे हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग किंगडम के अंदर किस तरीके से अलग अलग हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिल रहा है. अगर मैं हायर प्लांट की बात करूं तो इसमें हमें इम्पोर्टेंट दे कम्स टू द फ्लावर, इसमें फ्लावरिंग हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलेगी. अगर मैं कुछ और प्लांट की बात करूं लाइक मारीगोल्ड की बात करूं, राइस की, व्हीट की, कोकोनट की, मैंगो की और अदर फ्लावरिंग प्लांट की करूं तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन दी एंजियोस्पर्म किंगडम. ये एक सभी एंजियोस्पर्म किंगडम के अंदर आते हैं जो इंटर फ्लावरिंग पीरियड में जुवेनाइल फेज को फॉलो करते हुए सेक्सुअल फेज में आएंगे. सेक्सुअल फेज को फॉलो करते हुए अपनी लाइफ स्पान कंप्लीट करेंगे अंटिल दी मैच्योरिटी के साथ ही. अगर मैं बात करूं कोई ट्री, अगर ऐसी कोई ट्री हमारे आसपास के एरिया में लगी है जो कुछ मंथ तक हमें दिख रही है, उसमें फ्लावरिंग साथ ही साथ वो कुछ ईयर तक भी बढ़ गई, इस तरीके से फ्लावरिंग क्या कर रही है? अगर किसी भी फ्रूट प्लांट में फ्लावरिंग हो रही तो दे बिकम्स अ फ्रूट. वह क्या हो रहा है? फ्लावर से काय में चेंज हो रहा है फ्रूट में. ऐसे कुछ प्लांट्स जो हमें याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और हम कह सकते हैं कि ये सीजनल भी बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक मैंगो, एप्पल, जैक फ्रूट एक्सेट्रा. And some plants that flower throughout the year and some others that show seasonal flowering. अगर कुछ प्लांट में फ्लावरिंग पूरे ये साल भर रहती है लेकिन कुछ में कुछ टाइम तक ही फ्लावरिंग रहती है, ऐसे भी हमें प्लांट्स याद रखना है. हम इकोसिस्टम में भी देखेंगे और हम एंजियोस्पर्म फैमिली पढ़ेंगे तब भी हम देखेंगे. अगर सीजन की बात होती है तो 3 टाइप के सीजन हमें प्लांट्स के अंदर देखने को मिलते हैं. जैसे पहला होता है पेरिनियल, फिर होता है बाइनियल और फिर होता है मोनोनियल. अगर हम देखें कि पेरिनियल और बाइनियल अगर साल में सिर्फ एक ही सीजन में वो डेवलप हो रहा है तो वो क्या है? मोनोनियल है. अगर 2 बार सीजन में डेवलप कर रहा है, 2 सीजन में कर रहा है तो बाइनियल है, और अगर 3 सीजन में कर रहा है तो ट्राइनियल है, और अगर कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर कर रहा है, पूरे साल भर ही कर रहा है तो पेरिनियल टाइप के अंदर आएगा. Show clear-cut vegetative reproduce and the senescent phase, but in the perennial species it is very difficult to clearly define this phase. हमें याद रखना है कि जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज से अंटिल रिप्रोडक्टिव फेज तक अगर आता है कोई भी प्लांट या सेनेसेंट फेज तक आता है तो वह पेरिनियल स्पीशीज में आता है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इस फेज को डिफाइन करने के लिए एंजियोस्पर्म में. A few plants exhibit unusual flowering phenomena. Some of them, such as the bamboo species, flower only once in their life. Very important. बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेम्बू प्लांट जो है पूरे साल भर सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है. अब कौन से सीजन में करता है ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. Now, generally 50 to 100 years produce large number of fruits and die. लेकिन अगर हम बात करें कि 50 और 100 साल से भी ज़्यादा अगर कोई प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है या फ्रूट डेवलप कर रहा है तो उसका टाइम भी डाई होने का बहुत ही जल्दी आ जाता है. अगर ऐसे ही मैं कोई एक दूसरे प्लांट की बात करूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है नीला कुरुंजी इतनी इम्पोर्टेंट है. ये 12 साल जीवन के 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है. इसका बॉटनिकल नेम हमें याद रखना है, इम्पोर्टेंट है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना. इम्पोर्टेंट है, बार बार आ चुका है स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना. बिकॉज एम्स मर्ज हो गई है नेट से तो हमें ये नाम तो याद ही रखना क्योंकि एम्स का आन बान शान क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से. नाउ as many of you would know, this plant flowers during the September to October 2006. अगर मैं सितंबर टू अक्टूबर 2006 की बात करूं, इसमें हमने देखा था कि मास ऑफ फ्लावरिंग ट्रांसफर द लास्ट ट्रैक्स ऑफ द हिली एरियाज इन द केरला. हमने केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में देखा कि कुछ ब्लू स्ट्रेचेस ऐसे अट्रैक्टिव, कुछ नए लार्ज नंबर्स ऑफ द टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे थे. यहाँ पर सबसे ज़्यादा
फ्लावरिंग हुई थी 2006 में सितंबर से अक्टूबर में। ये भी याद रखना है, जीके के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इज प्रायर टू द एक्टिव reproductive and the reproductive phase is also the variable duration in different organism. Why? डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में हमें क्यों मिल रहा है? बिकॉज वी नो कि जुवेनाइल फेज को फॉलो करता है मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं जो एक एक्टिव रिप्रोड्यूस बिहेवियर को क्या करता है, फॉलो करता है। सो कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन द ह्यूमन बींग्स दैट आर इंडिकेटिव ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? सो येस, आप ह्यूमन बींग्स में भी इस तरीके से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी देख सकते हैं। तो कब कब देख सकते हैं आप मुझे प्लीज़ इसकी लिस्ट बना के बता सकते हैं, टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे भी। माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ 9424570979। मैं और कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, आप पूछ सकते। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, अगर मैं कुछ एनिमल्स की बात करूँ जैसे कि बर्ड्स डू दे ले एग्स दी एंड ऑल थ्रू द ईयर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स पूरे साल भर अंडे देती है क्या? नो। और इज इट अ सीजनल फिनोमिना? ये भी एक सीजनल फिनोमिना है, यस, ये भी हमें याद रखना है। व्हाट अबाउट अदर द एनिमल्स लाइक द फ्रॉग एंड द लिजर्ड? अगर हम फ्रॉग और लिजर्ड की बात करें, वी नोटिस दैट कि बर्ड लिविंग इन द नेचर ले एग्स ओनली इन द सीजनली बट हाउएवर बर्ड्स इन द कैपिटेटिव। अब यहाँ पे कैपिटेटिव की बात आ रही है। जब भी कैपिटेटिव की बात आए तो हमें याद रखना है कि पोल्ट्री या पोल्ट्री फर्म से रिलेटेड है। मीन्स अगर नेचुरल फिनोमिना की बात आए तो हम वहाँ पे कैपिटेटिव वर्ड यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन अगर पोल्ट्री की बात आए तो वहाँ पर हम कैपिटेटिव नेचर हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज थ्रू आउट द ईयर ये क्या करते हैं, थ्रू आउट द ईयर वहाँ पे क्या करते हैं, एग लेइंग करते हैं। बट एग लेइंग इज नॉट द रिलेटेड टू द रिप्रोडक्शन बट इट इज़ अ कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर। ये भी हमें याद रखना है, ये एक कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन है जो ह्यूमन वेलफेयर को क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। अब मान लीजिए अगर कोई बर्ड साल में 2 बार एग लेइंग कर रही है और उन्हें पोल्ट्री में रख के सालों साल लोगों के खाने पीने को ध्यान में रखते हुए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ाने के लिए, कमर्शियल यूजेस को बढ़ाने के लिए लोग हैन वगैरह अलग अलग तरीके की वेराइटीज़ हैन बायरर वगैरह यूज़ करते हैं और इन्हें पोल्ट्री करके या फर्म बना के रखते हैं और अपनी कमर्शियल यूज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नाउ द फीमेल्स ऑफ द प्लेसेंटल मेमल, अब यहाँ पे फीमेल और प्लेसेंटल मेमल की बात आई है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब हम यहाँ पर धीरे धीरे आ रहे हैं किसके ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो ह्यूमन बींग में हमें याद रखना है किस तरीके से साइक्लिकल चेंजेस एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी, किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस मिलेंगे, किस तरीके से ओवेरियन चेंजेस मिलेंगे, लाइक प्राइमेट्स एज वेल एज नॉन प्राइमेट्स। अगर हम नॉन प्राइमेट्स की बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलेंगे। वाई? बिकॉज दे आर फॉलो द स्ट्रेस साइकिल और वी ऑल्सो कॉल द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमें याद रखना है कि किस तरीके के प्राइमेट मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो करते हैं और किस तरीके के प्राइमेट जो नॉन प्राइमेट है वो स्ट्रेस साइकिल को फॉलो करते हैं। इंपॉर्टेंट है, दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और स्ट्रेस साइकिल? हम दोनों के डिफरेंस को हम देखेंगे। पहले हम बात करते हैं फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स की। फीमेल प्लेसेंटल मैमल्स की बात करूँ, इसमें साइक्लिकल चेंजेस हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ में ओवेरियन चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलेंगे वैसे वैसे एक्सेसरी डक्ट में से निकलने वाले हार्मोन जो रिप्रोड्यूस फेज में जाते हैं वो भी चेंज होंगे। अगर मैं नॉन प्राइमेट मेमल्स की बात करूँ, लाइक काउस की बात करूँ, शेप की, रेड्स की, डियर्स की, डॉग्स की, टाइगर की, इन सभी में साइक्लिकल चेंजेस तो होते हैं लेकिन इस चेंजेस को हम बोलते हैं स्ट्रेस साइकिल। अगर मैं प्राइमेट्स की बात करूँ, लाइक मंकीज, एप और ह्यूमन की बात करूँ, तो इन सब में होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। But many mammals, especially those living in the natural wild condition, exhibit such cycles only during the favorable season in their reproductive phases and are therefore called the seasonal breeders. अब कुछ seasonal breeders की बात करते हैं हम। सीजनल ब्रीडर्स लाइक दी प्राइमेट्स। अब कुछ ऐसे प्राइमेट्स जो सीजनल ब्रीडर्स है, लाइक हम बोल सकते हैं डॉग हमेशा विंटर में ऐसे मौसम में ही क्या करता है, ऑफ स्प्रिंग्स देता है। लाइक अगर मैं अदर मैमल्स की बात करूँ तो उनमें रिप्रोडक्टिव
एक्टिविटी तो दिखेगी, लेकिन रिप्रोडक्टिव फेज जो है ये ब्रीडर्स कंटिन्यूस फेज में दिखेगा। मीन्स ब्रीडर्स कंटिन्यूस फेज मतलब वो अपने रिप्रोडक्टिव फेज से क्या कर रहे हैं, एक ऑफस्प्रिंग को पैदा कर रहे हैं और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म को बना रहे हैं। सो दैट वी ऑल ग्रो ओल्ड इफ वी लाइव लॉन्ग इनफ। अगर हम बहुत लंबी उम्र तक जीते हैं तो हमें ग्रो ओल्ड के अंदर रखा जाता है, या हम उस लिस्ट को ग्रो ओल्ड में कैटेगराइज कर सकते हैं। हम ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये कितने ग्रोइंग ओल्ड हुए हैं। मीन्स समझना आप इस चीज़ को, अगर ग्रोइंग ओल्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एडोलसेंस की बात हो रही है। अगर ग्रोइंग न्यू की बात हो रही है तो ये ऑफ स्प्रिंग, या हम बोल सकते हैं एक नियोनेट्स और फिटस की बात हो रही है। This is the end of the reproductive phase can be considered as one of the parameters of the senescence or old age। अगर हम प्लांट की बात करें तो वहाँ पे हमें सेनेसेंस मिल जाएगा, जैसे कि बारिश का मौसम आता है या ठंड का मौसम आता है, जब क्या होता है सेनेसेंस, पूरी पत्तियाँ जो है वो झड़ जाती है और नई पत्तियाँ आ जाती। वैसे ही ओल्ड एज में क्या होता है, पुरानी स्किन जो रहती है ह्यूमंस की वह निकल जाती है, शेड हो जाती है और नई स्किन जो है वहाँ पर डेवलप हो जाती है या वहाँ पर जो है ग्रोथ आ जाती है। सो दिस इज़ द कॉन्कोमिटेंट चेंजेस। हम कॉन्कोमिटेंट चेंजेस की बात यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। लाइफ स्पान क्या कर देगा, ये आगे बढ़ा देगा, सेम एज ओल्ड एज। सो अल्टीमेटली लीड्स टू द डेथ। वैसे ही ओल्ड एज से क्या हो जाएगा, लीड्स टू द डेथ। Now, in both plants and animals, hormones are responsible for the transition between the three phases. Interaction between the hormone and the certain environmental factors regulate the reproductive process and the associated behavior expression of the organism. अगर मैं प्लांट और एनिमल की बात करूँ या दोनों की बात करूँ, हमें इन दोनों के अंदर hormonal responsible transition period हमेशा देखने को मिलेगा। Still to the birth to the death, हमें बर्थ से डेथ तक इनमें हार्मोनल चेंजेस मिल सकते हैं, इनमें रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस मिल सकते हैं, इनमें बिहेवियर एक्सप्रेशन मिल सकते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे से हार्मोनल इंटरेक्शन, बिहेवियर इंटरेक्शन भी देखने को मिलते हैं। कुछ इवेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बिहाफ पे। अब अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने 3 इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन, बिकॉज फर्टिलाइजेशन के टाइम पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो ही रहा है, तो मैं प्री फर्टिलाइजेशन की बात करूंगी। हमारे पास टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मतलब हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले के पीरियड को हम प्री फर्टिलाइजेशन बोलेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद के पीरियड को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं देखूं, after the attainment of the maturity, all sexually reproducing organism exhibits event in the process and that have the remarkable fundamental similarity, even though the structures associated with the sexual reproduction are needed very different. The event of the sexual reproduction, though elaborate and the complex, follow a regular sequence. Sexual reproduction is categorized by the fusion of the male and the female gamete and the formation of the zygote until the embryogenesis. For convenience, the sequential event is grouped in the 3 distinct stages. So, first one is the pre-fertilization, second one is the fertilization, third is the post-fertilization. अगर मैं pre-fertilization की बात करूँ, हमें ये याद रखना है जब तक इंसान मैच्योर नहीं होगा, मैच्योरिटी के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गेनिज्म के लिए वह इवेंट में नहीं घुसेगा, जब तक हम उसे प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर रखते हैं। जब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या इलेबरेट होता है या कॉम्प्लेक्स या उस सीक्वेंस को फॉलो करता है तो हम उसे फर्टिलाइजेशन में रखेंगे। स्टिल जब तक मेल और फीमेल गैमेट आके फ्यूजन नहीं होते हैं या उनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है या नया जायगोट नहीं बनता है, जब तक उसे फर्टिलाइजेशन में रखेंगे। एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट वी इंक्लूडेड इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है हमें तीनों प्रोसेस। अब बात करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हमें याद रखना है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रायर। इसमें 2 मेन इवेंट है, पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। सिंपल सी बात है, अगर हम फर्टिलाइजेशन के पहले की बात कर रहे हैं तो फीमेल बॉडी में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा और मेल बॉडी में मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट हमें याद रखना है, फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट आइदर भी मेल और फीमेल भी कॉल्ड द गैमेटोजेनेसिस। अगर मेल या फीमेल किसी में भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो हम उसे गैमेटोजेनेसिस के अंदर रखते हैं।
दिस इज द टू डिफरेंट गैमेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टू डिफरेंट गैमेट, मेल का मेल के पास, फीमेल का फीमेल के पास। तो हमें याद रखना है मेल का मेल गैमेट, फीमेल का फीमेल गैमेट। ये भी याद रखना कि इन दोनों के गैमेट की प्लॉइडी लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लॉइडी लेवल क्या होगी? प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड होगी, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। प्लॉइडी लेवल बहुत बार पूछा गया है कि मेल की प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड, फीमेल की प्लॉइडी लेवल हैप्लॉइड। सो ऑब्वियसली मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा तो क्या होगा? जायगोट क्या बनेगा? डिप्लॉइड। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? डिप्लॉइड। डिप्लॉइड कैसे बना हम देखेंगे, डिप्लॉइड कैसे बना। तो हम फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं इसका, गैमेटोजेनेसिस, फिर हम करेंगे गैमेट ट्रांसफर। वेरी इंपॉर्टेंट, तीनों डायग्राम दिख रहे हैं। टाइप ऑफ द गैमेट की बात करूं मैं, अगर मैं एल्गे में, सबसे पहले मैंने एल्गे में देखा, फिर मैंने एल्गे में भी इंपॉर्टेंट है याद रखना हमें कि क्लेमाइडोफोरा में देखा। अब क्लेडोफोरा का देखें तो क्लेडोफोरा में दो हमें बाइफ्लैजिलेटेड दो फ्लैजिला दिख रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फ्लैजिला ही आइसोगैमेटिक कंडीशन में, मतलब मेल और फीमेल अगर हम क्लेडोफोरा का रख दें एल्गी में तो सॉरी, तो हमें ये नहीं पता चलेगा कि मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। क्यों? क्योंकि ये आइसोगैमेटिक है, ये याद रखना है हमें। अगर मैं एल्गे में ही हेटरोगैमेटिक की बात करूं, हेटरोगैमेटिक मीन्स टू डिफरेंट, तो हमें फ्यूकस के अंदर बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। ये देखिए जो बड़ा सा दिख रहा है ये मेल, ये फीमेल है, और ये छुटकू सा दिख रहा है ये फीमेल है। तो ये फीमेल गैमेट में ये छुटकू सा मेल गैमेट आके फ्यूज कर जाएगा, तो ये क्या हो गया? हेटरोगैमेटिक कंडीशन। तीसरा हमें दिख रहा है, अगर मैं बात कर रही हूँ हेटरोगैमेटिक की, तो मतलब हमारे पास दो गैमेट हैं और दोनों डिफरेंट है, तब हम टर्म यूज करेंगे हेटरोगैमेट्स। और अगर मेरे पास मेल और फीमेल गैमेट है और दोनों सेम दिख रहे हैं, तब हम यूज करेंगे आइसोगैमेटिक कंडीशन। तो हमें दोनों तीनों कंडीशन याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। हमें हेटरोगैमेट्स मिला है और हेटरोगैमेट्स हमें होमो सेपियंस या ह्यूमन बींग्स में मिला है। ये तीनों डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें। फर्स्ट वन इज क्लेडोफोरा, सेकेंड वन इज फ्यूकस एंड थर्ड वन इज होमो सेपियंस सेपियंस। नाउ अगर मैं कुछ एल्गे की बात करूँ जिसमें दो सेम एज, मैंने अभी ही ये क्लियर किया आपको कि सिमिलर अपीयरेंस में दिखेगा, तो हमें होमोगैमेट्स या आइसोगैमेट कंडीशन दिखेगी। अगर हमें गैमेट प्रोड्यूस दिखेंगे लेकिन मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट दिखेंगे, तो हमें याद रखना है कि हेटरोगैमेटिक कंडीशन बनेगी। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं प्लांट के अंदर जिनमें हम मेल गैमेट को बोलते हैं एंथ्रोजॉइड, और अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो स्पर्म, और अगर हम फीमेल गैमेट की बात करें तो ओवम या एग। सो गाइज, अब हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल। अगेन फ्यूजन हमने देखा कि टू डिफरेंट इंडिविजुअल से हमें फ्यूजन देखकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परफॉर्मेंस के लिए हमें रखना है। बट दिस इज नॉट द ट्रू फॉर योर रिकलेक्शन ऑफ द एग्जाम्पल, बिकॉज सिटिंग सच एग्जाम्पल्स इन प्लांट्स इज ईजी। हमें प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा इजीली हम देखने को देख सकते हैं कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन हमें दिख जाता है, बट ऐसा ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। प्लांट्स में है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इन द सेम प्लांट। अगर प्लांट सेम मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही प्लांट पे होता है तो हम उसे बोलते हैं बायसेक्सुअल। हमें फिगर 1.6 का सी और ई देखना है। अगर मैं डिफरेंट प्लांट मीन्स एक प्लांट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर मिले और अदर प्लांट पे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, तो हम उसे यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। In several fungi and the fungi and the plants terms such as the homothelic and the monoecious। अगर कुछ फंगी या प्लांट की बात करूँ तो उनमें मोनोथेलिक नेचर या मोनोशियस नेचर हमें देखने को मिलेगा। सेम एज डिनोटेड द बायसेक्सुअल कंडीशन, ऑब्वियसली उसमें बायसेक्सुअल कंडीशन होगी। अगर यूनिसेक्सुअल कंडीशन हमें फंगी या प्लांट में मिलती है तो वह हेटरोथेलिक या डायोशियस हमें देखने को मिलेगा, जिसे हम यूनिसेक्सुअल कंडीशन बोलते हैं। अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट की बात करूँ तो यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो है स्टेमिनेट स्ट्रक्चर के फॉर्म में रहता है, जिसे हम स्टेमेन बियरिंग भी बोलते हैं। स्टेमिनेट हमेशा स्टेमेन को बियर करता है। अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पिस्टिलेट होता है, जो पिस्टिल्स को बियर करती है।
कुछ फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों ही एक ही सेम इंडिविजुअल पे रहता है, उसे हम मोनोशियस बोलते हैं। अगर सेपरेट इंडिविजुअल आइदर भी मेल और फीमेल अलग अलग रहे तो उन्हें हम डायोशियस इंडिविजुअल बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमें मोनोशियस प्लांट की याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोशियस प्लांट मीन्स एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन मिलेंगे हमें। ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कुकुरबिट्स, ककड़ी, कोकोनट। एंड ऑफ दिस डायोशियस की बात करें तो हमें पपाया मिल जाएगा, डेट पाम मिल जाएगा, ये डायोशियस होते हैं। अब आपको बताना है कि कुछ ऐसे गैमेट्स बताएं जिसमें स्टेमिनेट और पिस्टिलेट सेम फ्लावर पे मिलता हो। आप बता सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स, कुछ ऐसे एनिमल के नाम बताइए जिसमें ऐसे इंडिविजुअल हो जिसमें ऑल स्पीशीज, हम बोल सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों क्या हो, अलग अलग हो, उसे हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। या दोनों एक ही, हम बोल सकते हैं स्पीशीज जो है सेपरेट नहीं हो, दे पजेस द बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, तो हम उन्हें बाइसेक्सुअल बोलेंगे। अगर मैं ऐसे एनिमल्स की बात करूं जिनमें यूनिसेक्सुअल हमें एनिमल स्पीशीज की अगर लिस्ट बनानी हो तो हमें मिल जाएगा, जैसे अर्थवर्म मिल जाएगा, स्पंज मिल जाएंगे, टैपवर्म मिल जाएगा, लीच मिल जाएगा। अगर मैं बाइसेक्सुअल एनिमल की बात करूं जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे रहेगा, ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे सेम ऑर्गेनिज्म पे रहेगा। जैसे हम जानते हैं कि हर्माफ्रोडाइट्स लाइक कॉकरोच और अदर एग्जाम्पल हम यूनिसेक्सुअल स्पीशीज़ के देख सकते हैं। अब बात हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हमें पता होना चाहिए कि साथ ही साथ पैरेलली सेल डिवीज़न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी गैमेट फॉर्मेशन के लिए, प्लांट और एनिमल ऑल्सो। अगर मैं गैमेट्स की बात करूँ तो इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीशीज आर ऑफ द टू टाइप्स। सिंपल सी बात है, अगर हेटेरोगैमेटिक की बात करें मतलब टू डिफरेंट स्पीशीज मीन्स मेल और फीमेल। इसमें गैमेट्स हमें हैप्लॉइड मिलेगा जो पेरेंट प्लांट बॉडी से मिलेगा, और ये हैप्लॉइड से डिप्लॉइड भी बन सकता है। क्यों? थ्रू दी सेल डिवीजन। सो हैप्लॉइड पेरेंट प्रोड्यूसेस द गैमेट बाय द माइटोटिक डिवीजन। So very important, and we examine the flow chart of the life cycle of the algae and through the हम चैप्टर 3 में क्लास 11 के चैप्टर 3 में हम देखेंगे। सेवरल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू दी मोनेरा, अगर हम कुछ ऑर्गेनिज्म की बात करें, थ्रू दी मोनेरा की बात करें, फंगी की बात करें, एल्गी की बात करें, ब्रायोफाइटा की बात करें, तो इनमें सभी में हमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी मिलेगी। अगर मैं टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करूं या ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो इसमें मुझे पेरेंटल बॉडी हमेशा डिप्लॉइड मिलेगी। ऑब्वियसली इसमें मियोसिस हमें मिलेगा जिसे हमने रिडक्शनल डिवीजन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिडक्शनल डिवीजन देखने को मिलेगा। हमें याद रखना है इक्वेटोरियल डिवीजन सिर्फ हैप्लॉइड में मिलता है, लेकिन रिडक्शनल डिवीजन सिर्फ डिप्लॉइड में मिलेगा। रिडक्शनल डिवीजन देखने के लिए हमें याद कौन कौन से किंगडम आ जाएंगे, हमारे पास टेरिडोफाइट आ जाएगा, ब्रायोफाइट आ जाएगा, टेरिडोफाइट आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म आ जाएंगे और एंजियोस्पर्म आ जाएंगे और एनिमल किंगडम आ जाएगा। लेकिन हमें याद रखना है कि मोनेरा मीन्स बैक्टीरिया को मोनेरा कहते हैं, फंजाई, एल्गे, प्रोटिस्टा जैसे, और ब्रायोफाइटा को हम हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज के अंदर रखेंगे। सो दिस इज द डिप्लॉइड बॉडी टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड गैमेट्स। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें डिप्लॉइड बॉडी ऐसी जो हैप्लॉइड गैमेट्स हमें मिले। अब दिस इज द क्लाइटेलम, हमें याद रखना है क्लाइटेलम जो है ये अर्थवर्म में हमें मिलेगा। साथ ही साथ अर्थवर्म का कुछ स्ट्रक्चर जो हमें किस फॉर्म में मिल रहा है, हमें यूनिसेक्सुअल फॉर्म में मिल रहा है, बाइसेक्सुअल फॉर्म में मिल रहा है। टेस्टिस सेक विद द टेस्टिस, हमें ऊपर की तरफ टेस्टिस दिख रही है अर्थवर्म में और नीचे की तरफ ओवरी दिख रही है। सेम एज अगर मैं कॉकरोच की बात करूँ तो कॉकरोच में हमें मेल और फीमेल अलग अलग मिलेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मैं मार्केंशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्केंशिया और कारा एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें देखने को मिल रहा है जैसे कि मोनोशियस प्लांट, अगर मैं बात करूं, जैसा कि हम देख रहे हैं कि मोनोशियस प्लांट कारा है, कारा में हमें बाइसेक्सुअल नेचर देखने को मिल रहा है। मीन्स हमें ऊगोनियम फीमेल गैमेट ऊपर की तरफ मिल रहा है और नीचे एंथ्रेडियम। ये क्वेश्चन बहुत बार एनसीईआरटी ने बहुत बार नीट यूजी में पूछा है, पहले एमपीपीएमटी होती थी उसमें भी बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो हमें याद रखना है कि ऊगोनियम जो रहता है ये फीमेल सेक्स ऑर्गन रहता है, ये हमेशा कारा में
कारा प्लांट में ऊपर की तरफ मिलेगा। और अगर हमें एंथ्रेडियम देखना है तो मेल सेक्स ऑर्गन होता है एंथ्रेडियम, वो हमें नीचे की फॉर्म में मिलेगा। हम इसे ग्लोब्यूल्स भी बोलते हैं और oogoonium को हम न्यूब्यूल्स भी बोलते हैं। एनसीईआरटी ने ये चीज़ हटा दी, पहले बताई थी लेकिन इस बार हटा दी, मुझे नहीं पता न्यू एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस हुए हैं। अब बात करते हैं हम मार्केंशिया की। अब मार्केंशिया में हमें देखने को मिल रहा है क्या, मार्केंशिया में हमें डायोशियस नेचर देखने को मिल रहा है, मीन्स आर्किगोनियोफोर हमें फीमेल थैलस पे मिल रहा है लाइक दैट, और हमें एंथ्रीडियोफोर मेल थैलस पे मिलेगा। अगर मैं बात करूं स्वीट पोटैटो की, सिंपल सी बात है, अगर हम स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि भैया स्टेम एडवेंटिशियस रूट है, स्टेम मॉडिफिकेशन है। और अगर हम वाइल्ड पोटैटो या हम रेगुलर जो वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं उसे वाइल्ड पोटैटो बोलते हैं, अगर उसकी बात करें तो हमें रूट एडवेंटिशियस और रूट बर्डिंग, हमें रूट वेजिटेटिव प्रोपगेशन मिलेगा। अब कार्पेल की बात करें तो कार्पेल क्या है, कार्पेल मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन है और स्टेमन क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन, ये भी याद रखना है हमें, इम्पोर्टेंट है स्वीट पोटैटो में। नाउ दिस इज द चार्ट। अब ये टेबल 1.1 इंपॉर्टेंट है, क्रोमोसोम नंबर देखना है हमें, मियोसाइट्स बनेंगे तो डिप्लॉइड 2n बन जाएगा, और अगर हैप्लॉइड रहेंगे, हैप्लॉइड गैमेट रहेंगे तो कैसे डिप्लॉइड बनते तो हमें उनकी काउंटिंग बताना है। कुछ क्रोमोसोम्स नंबर दिए हुए हैं लाइक ह्यूमन बींग्स के, हाउस फ्लाई के, रेड डॉग, कैट, फ्रूट फ्लाई, ऑफियोग्लोसम वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफियोग्लोसम की बात है तो फर्न की बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैं बोलूँ मेलस डोमेस्टिका, एप्पल की भी बात हो रही है, राइस की भी बात हो रही, मेज, पोटैटो, बटरफ्लाई, आनियन, इनकी भी बात हो रही, तो हमें याद रखना है कि इनके किस तरीके से डिप्लॉइड, अगर क्रोमोसोम हो रहे हैं तो सीधे ट्वाइस हो जाएंगे, और अगर हैप्लॉइड क्रोमोसोम हो रहे हैं तो सिंपल सीधे रहेंगे, सिंपल रहेंगे। इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द मियोसाइट्स। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में अगर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स मिलती है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, मियोसाइट्स, बिकॉज गैमेट मदर सेल होती है, हमें याद रखना है गैमेट मदर सेल होती है जो आगे जाके मेगा स्पोर बनाएगी, ये मियोसिस के थ्रू आउट होती है। दिस इज द एंड ऑफ द मियोसिस, ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट्स। सो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर हमें ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मिलेगा। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ मियोसाइट्स एंड गैमेट्स। नाउ द गैमेट ट्रांसफर। अब गैमेट ट्रांसफर की बात करते हैं। गैमेट ट्रांसफर क्या है, गैमेट ट्रांसफर आफ्टर देयर द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट द फ्यूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमें याद रखना है कि गैमेट ट्रांसफर तब होता है जब फिजिकली उसे मेल और फीमेल गैमेट क्या कर रहे हो, ट्रांसफ्यूज करा रहे हो या फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रहे हो। अब अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो हाँ, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन यही है कि फंजाई और एल्गे में दोनों टाइप के गैमेट जो रहते हैं क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं। लेकिन अगर मैं एनिमल गैमेट की बात करूँ तो इसमें सिर्फ हमें मेल गैमेट या स्पर्म जो है हमें मोटाइल मिलेगा। वाई, बिकॉज वहाँ पर हमें टेल मिलती है, मेल गैमेट का हमें स्ट्रक्चर, स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पर हमें टेल मिलेगी। There is a need for a medium through which the male gamete moves. In several simple plants like the algae, bryophytes and the pteridophytes, water is in the medium through which the gametes transfer takes place. अगर मैं कुछ प्लांट्स की, सिंपल प्लांट की बात करूँ, एल्गे की बात करूँ, ब्रायोफाइट की, टेरिडोफाइट की, और कुछ ऐसे बात करूँ जो वाटर मीडियम में रहते हैं या मार्शी एरियाज में रहते हैं, वह क्या करते हैं, अपने गैमेट ट्रांसफर किसके थ्रू, वाटर के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। A large number of the male gamete, however, fail to reach the female gamete to compensate this loss of the male gametes during transport. The number of the male gametes produced is several thousand times the number of the female gametes produced. Number of male gamete क्या करते हैं, अगर मेल गैमेट ट्रांसफ़र होते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिलियंस ऑफ गैमेट्स होते हैं जो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं फर्टिलाइजेशन, लेकिन कुछ एक जाके फीमेल गैमेट से आके बाइंड अप होगा और जाके क्या करेगा, उसे फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा। नाउ दिस इज द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, दे फॉर्म द जायगोट, और ये न्यू इंडिविजुअल हमें देखने को मिल रही है। ये क्लेडोफोरा में हम देख रहे हैं। अगर मैं कुछ सीड्स की बात करूं जिसमें पोलन ग्रेन्स एज अ कैरियर मेल गैमेट और ओव्यूल हैव द एग,
कैरियर, मेल गैमेट क्या है, कैरियर है, और ओव्यूल क्या कर रहा है, ओव्यूल एग बना रहा है। अगर पोलन ग्रैंड प्रोड्यूस करता है एंथ्रागोन, सो देयरफॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा बिफोर इट कैन बी लीड टू द फर्टिलाइजेशन। तो क्या करेगा, ये ट्रांसफर करेगा स्टिग्मा पे और क्या करेगा, ये उसे क्या करेगा, फर्टिलाइज करा देगा। मीन्स सिंपल सी बात है, पोलन ग्रैंड जो है ये एंथा प्रोड्यूस करता है और ये स्टिग्मा से आके क्या हो जाएगा, स्टिक हो जाएगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन करा देगा। अगर मैं कुछ बाइसेक्सुअल की बात करूँ तो वहाँ पर सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट हमें मिलेंगे, सेल्फ फर्टिलाइज होते हैं बाइसेक्सुअल प्लांट। कैसे, कौन से हैं, लाइक पी में हमें ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रैंड टू द स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी एंड एंथर एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। पोलन ग्रैंड्स soon after they are shed come in contact with the stigma, but in close pollinating plants including the dioecious plants, a specialized event called the pollination facilitates transfer of the pollen grains to the stigma। मीन्स पॉलिनेशन अगर हमें देखने को मिल रहा है तो डायोशियस प्लांट के अंदर हमें पॉलिनेशन फैसिलिटेट मिलेगा, हमें पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन और स्टिग्मा की फ्यूजन से हमें पॉलिनेशन मिल सकता है। मीन्स पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, पोलन ग्रेन कहाँ जर्मिनेट होते हैं, स्टिग्मा पे। वहाँ से क्या होगा, पोलन ट्यूब बनाएंगे। पोलन ट्यूब क्या है, मेल गैमेट से बनता है और अगर हम ये ओव्यूल में जाके डिस्चार्ज हो जाएगा, उस मेल गैमेट को क्या करेगा, ओव्यूल में जाके डिस्चार्ज कर देगा, कहाँ पर, एग के पास। अगर मैं डायोशियस एनिमल की बात करूँ तो मेल और फीमेल गैमेट क्या करते हैं, इंडिविजुअल, डिफरेंट इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। सो दिस इज अ मस्ट इन्वॉल्व इन द स्पेशल मैकेनिज्म फॉर द गैमेट ट्रांसफर। Then successful transfer in the coming together to the gametes is essential for the most critical event in the sexual reproduction in the fertilization। हमें ये स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर इसका देखने को मिलता है। Now we talk about the fertilization। अब ये हमें फिगर 1.7 याद रखना है, ये होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट है किसका, एल्गल का। इसमें क्या हो रहा है कि ये पोलन ग्रेन को फ्लावरिंग के ऊपर मीन्स स्टिग्मा के ऊपर क्या कर रहा है, जर्मिनेट करा रहा है। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स। द प्रोसेस इज कॉल्ड द सिंगेमी, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉइड जाइगोट। The term fertilization is also often used for this process. The term syngamy and the fertilization are frequently used through the interchangeable। अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट वाइटल इवेंट्स की बात करूँ तो हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स मिलेगा, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या हम सिंगेमी भी कह सकते हैं, या हम डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। सो दिस ऑल टर्म्स आर इंक्लूडेड इन द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। इस सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यस। वुड यू हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट अकर, हाउएवर इट हैज टू बी मेंशन्ड here that in some organisms like the rotifers, honeybees and some lizards and the birds turkey, the female gamete undergoes development to form new organism without the fertilization. This phenomena is called the parthenogenesis, very important। हमें कुछ रूटिफर्स, हनी बी और कुछ लिजार्ड्स में पार्थेनोजेनेसिस मिलती है बिकॉज विदाउट फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल गैमेट अंडरगो डेवलप इन द न्यू ऑर्गेनिज्म। मेल गैमेट क्या करता है, खुद न्यू ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन। तो हम इसे क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। वेयर द सिंगेमी अकर्स, कहाँ सिंगेमी अकर्स होता है, हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म के अंदर देख सकते हैं जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द एल्गे, फिशेस एज वेल एज एम्फीबियन हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमें सिंगेमी कहाँ मिलती है, एक्सटर्नल मीडियम मीन्स वाटर बॉडीज में, जहाँ पर पानी भरा रहता है वहाँ पे हमें सिंगेमी देखने को मिलती है। दिस इज द आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म मीन्स ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर और पानी के अंदर हमें सिंगेमी देखने को मिलेगा। दिस टाइप ऑफ द गैमेट फ्यूजन इज कॉल्ड द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इस टाइप के फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, external fertilization। Organisms exhibits external fertilization show that the synchrony between their sexes and this releases of a large number of gametes into the surrounding medium or water in order to enhance the chances of the syngamy। Means अगर बॉडी के बाहर कोई गैमेट फॉर्मेशन करता है या गैमेट ट्रांसफ्यूज करता है, गैमेट ट्रांसफर करता है उस वाटर बॉडीज के अंदर, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन होके या सिंगेमी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सो दिस हैपेंस इन दी बॉनी फिशेज। हमें ये बॉनी फिशेज और फ्रॉग के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है।
ये क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर में जाके पानी के अंदर जाके बैठ जाते हैं और वहीं पर क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर होगा, ट्रांसफ्यूज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होगा. सो अ मेजर डिसएडवांटेज ऑफ दिस ऑफस्प्रिंग इज द एक्सट्रीमली वल्नरेबल टू द प्रेडेटर, थ्रेटनिंग एंड सर्वाइवल अप टू द एडल्टहुड. सबसे ज़्यादा हमें याद रखना इसका डिसएडवांटेज ये है कि कोई प्रेडेटर आ गया और उससे क्या करा, एग को खा गया, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन सिंगेमी होगा क्या, नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसने इन्वायरमेंट को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया. अब अगर मैं टेरेस्ट्रियल, ये तो अभी हमने एक्वेटिक एनिमल के अंदर देखा, अब अगर मैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करूँ, मीन्स बिलोंगिंग टू दी फंगी टू दी हायर एनिमल्स, मीन्स फंजाई से लेके हायर एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स क्या होंगे, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, दिस ऑल आर इनसाइड द सिंगेमी बिकॉज इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मीन्स बॉडी के अंदर. तो हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. मीन्स यहाँ पर सिंगेमी हो रही है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है लेकिन बॉडी के अंदर हो रहा है, जिसे हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला है. इन ऑल दिस ऑर्गेनिजम्स एग इज फॉर्म्ड इनसाइड द फीमेल बॉडी वेयर they fuse with the male gamete. In organisms exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile, has to reach the egg in order to fuse with it. In this event, so the number of the sperms produced is very large. There is a significant reduction in the number of the eggs produced. In seed plants, however, the non-motile male gamete are carried the female gamete by the pollen tubes. अगर मैं कुछ ऐसे प्लांट या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करूँ जहाँ पर एग फॉर्म कर रहा है फीमेल बॉडी और फ्यूज हो रहा है वो मेल बॉडी के गैमेट से, मेल गैमेट से, तो वहाँ पर एक नया ऑर्गेनिज्म जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर हमें मिल रहा है. अगर मेल गैमेट मोटाइल हो और वो रिचेस करे एग को, वहाँ पर फ्यूज़न जो रहेगी वो नंबर ऑफ स्पर्म जो रहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में आएंगे. ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर रिडक्शन, वहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन हो जाए, वहाँ पर रिडक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं बिकॉज नंबर ऑफ एग्स जो देते हैं उतने नहीं होते हैं. अगर मैं सीड प्लांट की बात करूँ तो वहाँ पे नॉन मोटाइल मेल गैमेट मिलेंगे हमें जो कैरिड करेंगे फीमेल गैमेट से और पॉलन ट्यूब के थ्रू वहाँ पे जाके क्या होंगे, वह फर्टिलाइजेशन करा देंगे. नाउ वी टॉक अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की. इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जायगोट आर कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट. अगर मैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं जिसे हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कह रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट. सिंपल से याद रखना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट काय में हो रहा है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा. अब जायगोट फॉर्म हो रहा है, जायगोट क्या हो गया, डिप्लॉइड हो गया. यूनिवर्सली हमें याद रखना है कि जायगोट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है. ये सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में हेल्प करता है. ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के अंदर आएगा. जायगोट फॉर्म होगा एक्सटर्नल मीडियम में, whereas exhibiting in the internal fertilization zygote is formed inside the body of the organism. अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता तो बॉडी के अंदर लाइक वाटर बॉडीज में हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है. अगर मैं फर्दर डेवलपमेंट की बात करूँ जायगोट की, तो इट डिपेंड्स द टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म and the environment it is exposed to. In organism belonging to fungi and algae, zygote develops a thick wall that is resistant to the desiccation and the damage. It undergoes a period of the rest before germination in organism with haplontic life cycle. अगर मैं कुछ जायगोट की बात करूं तो जायगोट क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं कि अपने लाइफ साइकिल को या ऑर्गेनिज्म को कैसे आगे बढ़ाना है, एक इन्वायरमेंट में कैसे एक्सपोज करना है. और अगर मैं फंजाई या एल्गी की बात करूं, ये अपने जायगोट को क्या करते हैं, थिक वॉल में जायगोट डेवलप होते हैं इसमें थिक वॉल में. ये रेसिस्टेंट है, थिक वॉल इसलिए क्योंकि रेसिस्टेंट और डेसिकेशन ये डैमेज से क्या करते हैं, प्रिवेंट कराते हैं. अगर मैं रेस्ट ऑफ दी जर्मिनेशन की बात करूँ तो उनमें हैप्लॉन्टिक हमें लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी. जायगोट डिवाइड होते हैं मियोसिस के थ्रू, ये हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं और ये ग्रो होते हैं हैप्लॉइड इंडिविजुअल के फॉर्म में. कुछ ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉन्टिक या हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं, ये भी हम देखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है. जायगोट में एक वाइटल लिंक हमें वाइटलिटी देखने को मिलती है. ये स्पीशीज़ की ग्रोथ को कंटिन्यूटी बना के रखता है, ऑर्गेनिज्म को या जनरेशन को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है. स्पेशली हमें ये सेक्शुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है. ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हमें एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक जो है देखने को मिलेगा. अब बात करते हैं, जायगोट फॉर्मेशन हो गया, अब हम बात करते हैं एम्ब्रॉयोजेनेसिस. अब एम्ब्रॉय कैसे फॉर्मेशन होगा.
This is the process of development of the embryo from the zygote. Is called the embryogenesis. Embryogenesis undergoes in the cell division or cell differentiation. Very important. Zygote undergoes the cell differentiation. अगर cell division होगा तो हम बोलेंगे mitosis, और अगर cell differentiation होगा मीन्स cell formation होगा तो हम बोलेंगे meiosis division होगा. Means meiosis followed by the mitosis. While cell division increases the number of cell, important है याद रखना, cell division number of cell को बढ़ाता है, डेवलप करता है एम्ब्रॉय को. सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है, ग्रुप ऑफ सेल पे वर्क करता है. ये सर्टेन मॉडिफिकेशन करता है, स्पेशलाइज टिश्यू में मॉडिफिकेशन करता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म, ऑर्गन टू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म करता है. और इस प्रोसेस में सेल डिवीज़न और सेल डिफरेंशिएशन का बहुत ही ज़्यादा सहयोग होता है एम्ब्रायोजेनेसिस में. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एनिमल जो ओविपेरस है और कुछ विविपेरस है. मीन्स सिंपल सी बात है, अगर ओविपेरस होंगे तो वो शेल के अंदर होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट की सेल के अंदर, या हम बोल सकते हैं कि एग के अंदर रहेंगे. और अगर विविपेरस होंगे तो वो इनसाइड द बॉडी जो है जाइगोट से फॉर्म होंगे. सो वेदर दे ले fertilized or unfertilized eggs to birth to the young ones. In oviparous animals like reptiles and the birds, and the fertilized eggs covered by the hard shell. ये हार्ड सेल से कवर होते हैं ओविपेरस एनिमल के एग. इन्हें हम कैल्शियस सेल भी बोलते हैं. ये क्या करते हैं, ये सेफ होते हैं, इन्वायरमेंट में सेफ रहने के लिए इनमें एक कैल्शियम की कोटिंग हो जाती है. आफ्टर पीरियड ऑफ द इंक्यूबेशन, जब इंक्यूबेशन या यंग वंस हैच आउट होते हैं तब ये क्या होता है, बाहर निकलते हैं. अब अगर हम विविपेरस एनिमल की बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स और इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग, जाइगोट डेवलप इनटू द यंग ones inside the body of the female organism. After attaining a certain stage of the growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of the proper embryonic care and the protection, the chances of the survival of the young ones is greater in viviparous organism. In flowering plants, the zygote is formed inside the ovule. After fertilization, the sepals, petals and stamens of the flowers wither and fall off. So अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो वहाँ पर एक हमें बॉडी केयर, हम बोल सकते हैं कि चाइल्ड केयर जो है, या हमें फीमेल ऑर्गेनिज्म में हमें ऑफ स्प्रिंग या एम्ब्रॉयनिक केयर जो है, प्रोटेक्शन है, वो बॉडी के अंदर मिल रही है. तो हमने बोल दिया विविपेरस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर विविपेरस ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं. ये क्या करता है, विविपेरस ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, एम्ब्रॉयनिक कंडीशन को क्या करेगा, केयर टेकर की तरह काम करता है. अगर फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो जाइगोट हमेशा ओव्यूल के अंदर बनता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद सेपल्स अलग हो जाते हैं, पेटल्स अलग हो जाता है, स्टेमन अलग हो जाता है, और ये इधर उधर उड़ के अपना काम चला लेते हैं. अगर मैं पिस्टिल की बात करूँ तो पिस्टिल हमेशा अटैच्ड होता है प्लांट से, लेकिन जाइगोट डेवलप होता है जब एम्ब्रॉय बनता है, जाइगोट बनता है ओव्यूल के अंदर, और ये सीड में जाके कन्वर्ट हो जाता है. ओवेरी ही डेवलप करती फ्रूट को, और थिक वॉल जो देती है ओवरी की, उससे डेवलप होता है पेरिकार्प, जो प्रोटेक्शन का काम करता है. आफ्टर द डिस्पर्जल, जब पॉलन ग्रेन का डिस्पर्जल हो जाता है तो सीड जर्मिनेशन हो जाता है फेवरेबल कंडीशन में, और ये प्रोड्यूस करते हैं एक नए प्लांट को. लाइक दैट, इस तरीके से हमें पी के अंदर मिल रहा है, सीड है, ये सीड है, और ये सीड के बाहर क्या है, पेरिकार्प. अब ये देखिए, ये अंदर की तरफ सीड है, और ये क्या है, पेरिकार्प उसे प्रोटेक्ट कर रहा है. ये सीड है, फिर उसे पेरिकार्प, फिर ये सीड है अंदर, फिर इसे पेरिकार्प प्रोटेक्ट कर रहा है. सो गाइज, दिस इज़ द ऑल अबाउट द समरी. और अब क्वेश्चन आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा हमने डिस्कशन कर लिया है. आई होप आपको आज के इम्पोर्टेंट टॉपिक जितने भी थे, जितने भी हाईलाइटेड और डार्क कलर्ड टॉपिक्स दिख रहे हैं, आपको डार्क कलर्ड लाइंस दिख रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, 12th बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से. आई होप गाइज आपको ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी. सो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड लव वंस, बिकॉज उन्हें भी ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे. आप चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, इसलिए मैं आपको और आगे नोटिफाई करा सकूँगी, आपके पास नोटिफिकेशन इजीली पहुँच पाएंगे, इसलिए आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए. साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड्स को या आपके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं. बायोलॉजी ग्रुप में आप अपने दूसरे मेडिकल स्टूडेंट्स या बिगनर्स के लिए भी इसे भेज सकते हैं. और आप टेलीग्राम ग्रुप नंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं,
और आप मुझे सेम व्हाट्सअप नंबर पे भी आप मुझे हाय कर सकते हैं या मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। माय व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम नंबर इज़ 9424570979। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। योर सपोर्ट इज़ अवर पावर। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।